नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्वप्रथम क्लास 10 की प्रथम यूनिट यूक्लिड विभाजन पर में आधारित है, जो वास्तविक संख्याओं के अनुप्रयोग पर है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्नावली है लेसन नंबर 1, इसमें से जो इसका जो अंक भार है परीक्षा में, जिसका अंक भार है वो 4 अंक है और इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे। 4 अंक, एक 1 नंबर का बनेगा और एक 3 नंबर का बनेगा। तो 1 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न किस प्रकार आएंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न कैसे आएंगे। तो इस प्रश्नावली से जो जिस तरह के प्रश्न बनने चाहिए वो किस प्रकार बन रहे हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। कि सबसे पहले इस प्रश्नावली में जो प्रश्न बनते हैं वो है HCF और LCM निकालने के बनते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आए तो HCF और LCM पर आधारित आएंगे, वो किस प्रकार होगा। तो हम अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम समझना चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय है वो इसका रूप है A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। अगर हम इसको सरल तरीके रूप में देखें तो हम शुरुआत से ही तीसरी चौथी क्लास में हम पढ़ते हैं भागफल प्रमेय। वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये जो शेषफल है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, परंतु हमेशा भाजक से छोटा होगा। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, उससे ये शेषफल है वो हमेशा छोटा होगा। शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो परीक्षा में ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी पूछ सकते हैं। 1 नंबर का सीधा सा क्या है, आप चाहो तो A बराबर BQ प्लस R इक्वल R और R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B लिख सकते हैं। या अगर आप इस रूप में लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन भाजक। तो ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी के आधार पर कई बार HCF पूछा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हमें इन दोनों को जानना है कि कैसे HCF निकालते हैं और कैसे LCM निकालते हैं। माना कि 2 संख्या है, एक उदाहरण लेते हैं हम। 2 संख्या है, एक है 35 एवं दूसरा है 65। इन दोनों संख्याओं के बीच में का HCF और LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये HCF और LCM निकालने के लिए 2 तरह की विधियां काम आती है। वो सबसे पहले तो आती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड में हम प्रत्येक के दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके आधार पर उनसे हम निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें भाग का चिन्ह बनाएंगे। 35 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, हम देख तो 2 का भाग जाता नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर देखो 3 का ट्राई करें तो अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग 8 हो रहा है, 3 5 8, 8 में 9 का 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए इसमें भी 3 का भाग चाहिए। अब देखो इकाई अंक 5 है तो निश्चित रूप से इसमें 5 का तो भाग जाएगा ही है। तो 5 का भाग 35 में 7 बार, और 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में उसी का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये जो 35 है इसके 2 गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7। दूसरा जो हमारे पास था 65 उसका भी ऐसे भाग बनाकर देखेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 2 का जाता नहीं है, 3 का 4 5 11 नहीं जाता है, 5 का 2 क्योंकि कहीं 5 है, 5 का निसंदेह जाएगा। 5 1 में 5, बाकी बच गया 1, उतार लिया 5 15, 15 5 का भाग 3 बार, और 3 खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा। इस प्रकार 65 के भी अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 13। दोनों के अभाज्य गुणनखंड को 35 और 65 को ऊपर नीचे लिख दिया। अब हम इसमें देखना चाहें कि HCF कौन सा होगा।
HCF। तो HCF इनमें क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है, इनके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है वही HCF। देखो यहाँ जो कॉमन क्या आ रहा है, ये जो कॉमन आ रहा है केवल 5 ही दोनों में आ रहा है, तो वही क्या हो गया, HCF होगा। अगर 5 इससे अलावा और भी कॉमन आता तो उनको गुणा में लिखकर हम यहाँ लिख देते, फिर उनको गुणा कर लेते, परंतु यहाँ केवल 5 ही आ रहा है तो हमने 5 लिख दिया। इसी प्रकार अगर आपको एलसीएम गणना है, एलसीएम निकालना है, लेस से पे कहते हैं जिसको हिंदी में एलसीएम, वो निकालना है तो हमें सबसे पहले जो HCF आया वो तो लिख लेना है, गुणा बाकी जो बच गए HCF निकालने के बाद जो बाकी बच गए हैं वो भी गुणा में लिखना है। तो यहाँ ऊपर वाले में 35 वाले में केवल 7 बचा है और नीचे वाले में यहाँ 13 बच गया, तो इनको अब मुझे गुणा करेंगे, देखो कितना हुआ, 5 तो रह गया, इनको पीछे से देखो गुणा कर लिया, 13 7 91 और 5 को इससे गुणा किया, 5 × 5 9 50 45। ठीक है, ये अपना एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार हम एक और उदाहरण ले सकते हैं HCF और एलसीएम का कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आराम से ये सीख सकते हैं कि हमें HCF और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दोनों के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड का हम चिन्ह बनाया और उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, जैसे 35 के 5 × 7 आए और 65 के 5 × 13 आए। और अब उनके HCF एलसीएम क्या होंगे, HCF जो होगा उन दोनों में कॉमन आ रहा है वो HCF होगा, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आया वो तो लिख ही देंगे सबसे पहले, और उस कॉमन आने के बाद जो बाकी बच गए वो भी सारे गुणा हो जाएंगे। अब पहले 2 को गुणा करेंगे, फिर उसको तीसरे से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार ये 455 आंसर आ गया। तो ये तो था HCF। अभाज्य गुणनखंड के विधि के अलावा HCF ज्ञात करने की एक और अन्य विधि है, वो है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 35 और 65 में बड़ी संख्या है 65, तो 65 में हम भाग देंगे किसका, 35 का। तो हमें देखना है, देखो 35 का 65 भाग कितनी बार जाता है, तो 35 से कम 35 35 17 हो जाता है, तो 35 का भाग एक ही बार गया, यहाँ एक बार, यहाँ 35, यहाँ देखो शेष करेंगे तो 30 शेष बच रहा है, देखो 30 शेष बच रहा है, यानी 35 से कम ही है। अब ये जो 30 शेष बचा है, अब जो शेष बचेगा उसका फिर किस में जाएगा, भाग, भाजक में भाग जाएगा, तो यहाँ फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, भाज्य के रूप में आएगा भाजक, 35 आ जाएगा। अब इस 35 में भाग दिया 30 का एक बार, 30 से कम 30, बाकी बच गया 5। अब इस 5 का फिर देखो शेष 5 है, उसका फिर भाग जाएगा पिछले भाजक में, पिछला भाजक था 35, 35 नहीं, पिछला भाजक था 30, 30 में 5 का भाग जाएगा, 30 में 5 का भाग गया 6 बार, 6 पंजे 30। जिस भाजक का भाग देने पर भागफल पूरा पूरा चल जाता है, यानी शेष 0 आ जाता है, वही भाजक है, क्या होगा, HCF होगा। तो इस प्रकार HCF क्या हो गया, किसका भाग देने पर 0 आया, 5 का भाग देने पर 0 आया, जैसे 5 का भाग दिया शेष पर 0 आया, तो HCF क्या हो गया, 5 हो गया। अगर हम इसी भाग विधि को यूक्लिड विभाजन विधि के रूप में लिखें, यूक्लिड विभाजन परिमेय विधि के रूप में लिखना चाहें तो हम सीधा लिख सकते हैं, हम ये भाग रप में कर लेंगे और फिर देंगे, देखो सबसे पहले भाजी क्या था, 65 था, 65 में किसका भाग दिया, भाजक 35, गुणा भागफल कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेष बल कितना बच गया, 30। ठीक है, दूसरी बार हमारे देखो भाजी क्या बन गया, भाजी इस बार की बन गया 35, यहाँ से ये भाजक सीधा यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू भाग किसका दिया, 30 का, ये शेष बल है वो यहाँ आ जाएगा भाजक के रूप में, गुणा भाग कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेष कितना बच गया यहाँ, ये देखो शेष बच गया यहाँ 5 आ गया। अब इसके बाद अब की बारी ये 30 इधर आ जाएगा, जो भाजक है वापिस यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखो ये भाजी 30 बन गया, तो 30 इक्वल टू 30 में भाग किसका दिया, शेष बल का, तो शेष 5 गुणा कितनी बार भाग गया, 6 बार, तो 6 प्लस, अब देखो शेष क्या बचा है, 0, जहां शेष बच गया 0, तो 0 शेष बचने पर हम देखेंगे भाग किसका दिया, भाग दिया हमने 5 का, तो HCF क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो हमें ये देखना है, जब यूक्लिड विभाजन परिमेय विधि के रूप में लिखना चाहिए तो हमें भाग विधि से तो ये काम करना ही पड़ेगा,
उसको हम रफ में कर लेंगे और इसको हम फेर में कर लेंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। हमें देखो 65 में 35 का भाग दिया, एक बार गया भागफल और प्लस 30 सेंसफल, फिर ये 35 भाजक था वो वापस क्या जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और इस भाज्य में सेंसफल का भाग देंगे और जो बचेगा वो लिखेंगे। फिर देखो ये भाजक भाज्य बन गया और सेंसफल भाजक बन गया और भाग दीवार गया, जीरो शेष आ गया और जीरो शेष आने पर एचसीएफ क्लियर हो जाएगा। इसी चरण में हमारा जो अगला पड़ाव है उसमें दो संख्याएं दी होगी, ठीक है, प्रथम संख्या और एक दूसरी संख्या दी होगी, द्वितीय संख्या, ठीक है, और एचसीएफ दिया होगा और एलसीएम। ये चार चीजें हैं, ठीक है। तो इन चारों चीजों में क्या संबंध, अगर दो संख्या दे दे तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए। एक सूत्र है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, पहली और द्वितीय संख्या गुणा करो, वो किसके बराबर होगी, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, गुणा के बराबर होगी। तो दोनों संख्या को गुणा करो, एचसीएफ एलसीएम को गुणा करो, तो आपस में दोनों संख्याएं बराबर होगी, ठीक है। तो हमने अभी जो पहला उदाहरण लिया था तो वो था क्या था 35 एवं 65 का एचसीएफ हमने देखा था क्या था, इक्वल टू 5। तो यहां से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ऐसे प्रश्नों में दो संख्या दे देंगे, एचसीएफ एलसीएम में कुछ दे देगा और इनके अलावा एचसीएफ एलसीएम में ज्ञात करना पूछ देगा। जहाँ यहाँ जैसे यहाँ पे 35 और 65 दो संख्या दी गई है, उनका एचसीएफ दे दिया और क्या एलसीएम ज्ञात करो, एक नंबर का प्रश्न बन जाता है यहाँ से। तो कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, तो हमें इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो 35 गुणा 65 इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम हो गया। अब इनका मान रख देंगे तो एचसीएफ का मान क्या होगा, 35 गुणा 65 इक्वल टू एचसीएफ का मान 5 गुणा एलसीएम। तो हमें एलसीएम चाहिए, तो हम ये एलसीएम सबसे पहले आगे लिखेंगे। अब बराबर में हमारे पास में ये है 35 गुणा 65। हम इनको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें 5 का भाग देंगे तो इजी हो जाएगा काटने में, वरना फिर भाग देने का में थोड़ा ज्यादा कठिनाई होगी। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम जो गुणा में उधर जाकर भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो ये 5 है, उधर जाकर बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो हम भाग देंगे, इसको काटें तो आसान हो जाएगी। देखो 7 में जा 35, अब देखो 7 को 65 से गुणा करना है, 7 गुणा 65, तो 7 पंजे 35, 5 की 3 और 7 संग 42, 42 3 45। ये देखो एलसीएम आ गया था। हमने पिछले उदाहरण में हमें यही एलसीएम मिला था। तो इस प्रकार अगर दो संख्या दे दे, उनका एचसीएफ दे दे, तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। दो या एचसीएफ एलसीएम दे दे, एक संख्या दे दे तो हम वो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र के प्रयोग से, ये जो सूत्र है इसके प्रयोग से हमें दो संख्याओं और एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के आधार पर अगर चारों में से कोई 3 दे रखे हैं तो हम चौथी संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली अगली कड़ी में हम देखते हैं कि ये जो प्रश्नावली है लास्ट वाली 1.4, उसमें लिख दिया गया है कि हमें 7.4 ज्ञात करना है कि कोई परिमेय संख्या दे रखी है और उसको बताओ कि उसका 0.4 शांत है या अशांत है। तो वहां से भी एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। जैसे उदाहरण संख्या हमें लें 3 17/8, ये एक उदाहरण है, शायद उसमें क्वेश्चन है। तो हमें ये देखना है कि ये 17/8 है, अगर इसका हम दशमलव प्रसार करें तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत या अशांत की परिभाषा क्या है, अगर किसी भिन्न संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या दे रखी है, उसके अंश में अगर हर का भाग दें और भाग अगर पूरा चल जाए, शेष 0 हो जाए, भाग खत्म हो जाए, तो वो शांत दशमलव संख्या होगी। और अगर भाग जाए नहीं, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो अंत में हम लास्ट में डॉट 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 लिखते हैं, तो ऐसा दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो हमें यहाँ से ये देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत या अशांत है। इसके लिए हम उस परिमेय संख्या का हर देखते हैं, यहाँ पे हर देखो कितना हर है, 8। हर के हमें क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने अभाज्य गुणनखंड करने। तो 8 के हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड किया तो 8 में देखो 2 का भाग जाता है 4 बार, 4 में 2 का भाग जाता है, फिर 2 का 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार। तो इस प्रकार
8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ केवल एक चीज देखनी है, हर के अभाज्य गुणनखंड में यही देखनी है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई अन्य गुणनखंड नहीं आए तो उसका दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा या केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 भी आ रहे हैं तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। परंतु 2 या 5 के अलावा और कोई अन्य गुणनखंड आ जाए, जैसे ये 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड देखो कितना है, 2 गुणा 3। तो यहाँ हर के रूप में, हर में देखो अभाज्य गुण में 3 और आ गया, तो या 2 के अलावा और 5 के अलावा एक अन्य गुणनखंड आ रहा है तो हमें यहाँ देखना है, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। तो हम देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में में 2 या 5 के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगर केवल दशमलव प्रसार ही पूछा जाए कि वो शांत या अशांत है तो वह यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। और अगर इसी को अगर आगे बढ़ाना चाहिए कि 17/8 प्रश्न ऐसा जाए कि 17 दर्शाइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, तब वो ऐसा प्रश्न है 3 नंबर का बन जाता है। तो अगर हमें इसके आगे दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना हो, हमें केवल अगर दशमलव प्रसार दिखाना हो, बताना हो कि शांत है या अशांत है, तब तो वो 1 नंबर का बनेगा। और अगर ये दिखाना हो कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसके साथ साथ में उसका दशमलव प्रसार भी दिखाओ, तब ये 3 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करें, वो लिखेंगे परिमेय संख्या लिखेंगे और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 17/8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें जैसे जो हर के रिक्वायरमेंट है, हर में जितने 2 है उनके साथ गुणा में 5 लगा देंगे और ऊपर भी गुणा में 5 लगे। अरे 5 आए तो गुणा में 2 लगा देंगे और ऊपर भी गुणा में 2 आ जाएंगे। यहाँ 2 आ रहे हैं और 5 का कोई अन्य इसलिए जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 और 2 का जोड़ा बनाए। 5 और 2 का जोड़ा का मतलब है 10, 5 गुणा 2 यानी 10, और 10 का भाग देना आसान होता है, यानी 10 में 1 0 होता है, उसका दशमलव लग जाता है, इसलिए हम गुण जोड़े के रूप में 2 और 5 लेते हैं। तो यहाँ कितने 2 है, 3 2 है, तो हम क्या करेंगे 5 भी 3 बार गुणा में लिखेंगे, तो ऊपर भी 5 भी 3 बार गुणा में लिखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं ऊपर 17, 5 को 3 से 5 से 25 और 25 का 5 से 125 हो गया। और इधर देखो 2 जोड़े बन जाएगा, 2 गुणा 5 2 गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार देखो ये 3 जोड़े बन गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणा में 3 बार 10 हो गए। ऊपर इनको जो गुणा करेंगे देखो 17 5 85, 8 लगी 8 7 9 34, 8 42 का 2 8 लगी 4 17 कम 17 17 4 21। ठीक है, तो हमें देखो 21 2125 में नीचे देखो इनको जब गुणा करेंगे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो है, तो तीनों जीरो लग जाएंगे, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 जीरो मतलब हमें यहाँ भाग देना है, तो दशमलव में उधर से गुणा करेंगे तो देखेंगे तो दशमलव कितना अंक लगाना है, 3 जीरो तो 3 अंक लगाने, 1 2 3, तो यहाँ 2 और 1 के बीच में यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार ये 17/8 का अभाज्य दशमलव प्रसार हो गया। तो दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करेंगे, हमें हर देखना है कि हर क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड है। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 आ रहे हैं तो हम बता दें हर के अभाज्य गुण में अगर 2 या 5 आ रहे हैं तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 या 5 के अलावा अन्य आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, और जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा उसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात भी नहीं कर सकते। जैसे अगर अन्य एक उदाहरण ले लेते हैं कि 25/9, तो इसका देखो हर है वो है 9। अगर 9 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 का भाग जा रहा है, 3 बार 3 का भाग जा रहा है
एक बार। तो 9 के जो अभाज्य गुणनखंड में उसमें 3 गुणा 3 आ रहा है, यानी तो इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें केवल यही चीज लिखनी है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हैं, अतः 25/9 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो केवल इतना ही करना है, और अशांत दशमलव प्रसार है वो हम निकाल नहीं सकते। जिस प्रकार हमने शांत दशमलव प्रसार निकाला है वैसे हम अशांत दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। शांत दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमने क्या किया था कि वो हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, फिर वो 2 और 5 की जोड़े बनाने के लिए जितने 2 है उतने 5 गुणा में लिख दिए अंश और हर में। अगर 5 होते तो हम 2 अंश और हर में गुणा में लिख देते और उनको आपस में जोड़े बनाकर गुणा कर लिया, और नीचे केवल दशमलव के रूप में भाग देने के लिए 0 0 आ जाएंगे, तो आसानी से हम दशमलव प्रसार में बदल देंगे। इसी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और बनता है, वो है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये देखना है कि कोई वास्तविक संख्या अपरिमेय है या परिमेय है, तो उसको हम कैसे सिद्ध करें। जैसे माना कि √5 सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, उदाहरण संख्या 5 है ये। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार है, तो हम कोई संख्या अपरिमेय है संख्या, तो हम उसका उल्टा मान कर चलेंगे कि वो परिमेय है, और फिर लास्ट में ये सिद्ध कर देंगे कि ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q रूप में होती है, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 और p व q परस्पर अभाज्य संख्या है, परस्पर अभाज्य है। तो परिमेय संख्या की खासियत ये होती है कि इनका हर कभी 0 नहीं होता और ये आपस में अभाज्य होते हैं, अंश और हर आपस में अभाज्य होते हैं। तो हमें ये देखो सिद्ध करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, तो 5 का वर्गमूल चिन्ह हट गया तो 5 रह जाएगा। ठीक है, और p का वर्ग p², q का वर्ग q²। अब हमें बारी बारी क्या करना है, इस 5 को p के नीचे लाना है, फिर q के नीचे लाना है। तो हमें ये देखना है इस 5 को बारी बार हमें p और q के नीचे लाना है। तो हम सबसे पहले 5 को इससे p के नीचे लाते हैं, तो हम क्या करें, तिरछा गुणा करेंगे, तो q उधर आ जाएगा 5, q² इक्वल टू p², q² इक्वल टू 5 को हम उधर p के नीचे ले आएंगे भाग में। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, कि यह कह रहा है कि p² में 5 का भाग जाएगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी 5 का भाग जाएगा। ये एक परिमेय है, इसी प्रश्नावली में है। तो ये p² एक वर्ग संख्या उसमें 5 का भाग जा रहा है, तो इस p² का वर्गमूल p होए उसमें भी 5 का भाग जाएगा, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो p 5 से विभाजित होगा, मान लो p भाज्य है, उसमें अगर 5 का भाग जाता है, पता नहीं हमें कितनी बार, माना कि c बार जा रहा है, तो हमने लिख दिया p इक्वल टू 5c। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फिर, तो p² इक्वल टू क्या है, 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c²। अब ये p² का मान है, यहाँ से हम इस समीकरण 1 में, ये माना हमने, यह समीकरण 1 माना, ये समीकरण 2 मान लो, तो p² से ये मान समीकरण 1 में रख दो। p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हम यह मान रख देंगे, तो क्या होगा, q² इक्वल टू p² की जगह में 25 c² बटा 5 था, अब देखो 5 ही कट रहा है,
25 में 5 का भाग जा रहा है 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5c²। मैंने कहा था कि पहले कि हमें इस 5 को बारी बारी इस p और q के नीचे लाना है। तो हमने पहले तो p को विभाजित कर दिया 5 से, अब इसे q में भी हम क्या करेंगे, इस 5 को विभाजित करेंगे, q में भी 5 का भाग देंगे। देखो तो c² के गुणा में तो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा q², ये 5 उधर आके बट्टा में। अब देखो जैसा ऊपर था कि p² 5 विभाजित, वैसे q² भी क्या रहा है, q² 5 से विभाज्य है। अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि p और q, हमने देखा था कि p और q है ये दोनों ही 5 से विभाजित है, और जबकि हमारी शर्त क्या है कि परिमेय संख्या में p और q परस्पर अभाज्य है। जब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी एक ही संख्या का भाग जा रहा है, तो यह परस्पर अभाज्य नहीं है। तो हमने यहाँ से ये उल्टा इसका सिद्ध कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि p व q परस्पर एक संख्या 5 से विभाजित है, यानी परस्पर अभाज्य नहीं है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया p और q परस्पर अभाज्य नहीं है, और जब अभाज्य नहीं है यानी भाज्य है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः हमारा ये मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। तो हमने जो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, वो गलत साबित हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये परिमेय संख्या हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना था कि उसको हमें परिमेय संख्या मानना है, और फिर उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। कोई भी परिमेय संख्या p/q के बराबर होती है, तो √5 को p/q के रूप में लिख दिया हमने। यहाँ जो शर्त थी वो हमने लिख दिया p और q पूर्णांक गया तथा q ≠ 0 और p और q परस्पर अभाज्य है। फिर हमने इसका वर्ग किया तो ये इधर 5 का वर्गमूल हट गया, 5 p² q² आ गया। तो तिरछा गुणा कर देखा, हमने देखा कि हमें इस 5 से दोनों p और q दोनों को विभाजित करना है। अगर हम विभाजित करने में सफल हो जाते हैं, हम देखते हैं कि अगर p और q दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं रहेगी, यानी वो संख्या आपस में अभाज्य नहीं है, तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के चक्कर के क्रम में एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि हमें या अपरिमेय संख्या के साथ में कुछ संख्या आ जाए, गुणा या भाग में या जोड़ या बाकी में आ जाए, तो ऐसी संख्या, ऐसे पद को अपरिमेय सिद्ध कैसे करना है। जैसे मान लो आ गया कि 5 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण संख्या 6। तो 3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करने के लिए हम क्या, हमें देखना है कि इसके साथ में जो √ के रूप में है वो, जैसे √ के रूप में √5 है, तो हमें ये देखना है कि ये √5 अपरिमेय है या नहीं। तो सबसे पहले हमने जो पिछला प्रश्न था उसके अनुसार हमें इसको अपरिमेय साबित करना है। तो हम पिछले प्रश्न के अनुसार पूरा छापेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे, हम ये बता देंगे √5 एक अपरिमेय। फिर हम क्या करेंगे, √5 अपरिमेय साबित होने के बाद हम ये बताएंगे कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो वो एक लाइन लिखनी है और बाकी सब ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 + √5 है इक्वल टू, अगर हम p/q माने तो क्या हो, √5 को उधर ले जाएंगे और 3 उधर ले, √5 इधर जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, p/q
क्यू, ये 3 हो जाएगा माइनस का, तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ लघुत्तम आएगा क्यू, क्यू और 1 में क्यू लघुत्तम, यहाँ आ जाएगा पी माइनस 1 का बार क्यू में क्यू बार, क्यू को 3 से गुणा किया क्यू। ये दोनों देखो पी और क्यू क्या पूर्णांक है, और पी और क्यू पूर्णांकों में जोड़ बाकी गुणा भाग हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो ये पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू एक परिमेय है, क्योंकि पूर्णांकों का योग बाकी गुणा वे भाग सदैव परिमेय होता है। तो जब ये परिमेय है तो इसका मतलब इसके जो बराबर है वो भी परिमेय होगा, अतः √5 भी एक परिमेय है, जो कि हमने पहले ही सिद्ध किया कि √5 एक परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति आ गई। अतः हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक विरोधाभास है ये, और ये विरोधाभास कैसे आया, ये विरोधाभास आया इस √3 प्लस √5 को माना 3 प्लस √5 क्या है, 3 प्लस √5 एक परिमेय है, इसको एक परिमेय संख्या मानने पर ही एक विरोधाभास आया। तो ये विरोधाभास आया, तो हम ये बता दें विरोधाभास है, तो हम ये विरोधाभास क्या है कि ये परिमेय बताया, तो ये परिमेय नहीं होगा। तब मान ले हम कहेंगे कि ये परिमेय नहीं आते, एक अपरिमेय है।